अगला टॉपिक है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एक डाइपोल पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क कितना लगता है। टॉर्क से हम निकालेंगे उसका टाइम पीरियड, क्योंकि हम बताएंगे कि वो जो डाइपोल का मोशन होता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो एक एसएचएम मोशन की तरह होता है। और उसके बाद हम उस टॉर्क के थ्रू टाइम पीरियड निकालने के बाद टाइम पीरियड से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी डेरिवेशन। तो सबसे पहले तो आप एक मैग्नेटिक डाइपोल अज्यूम करो। तो उसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब कोई भी मैग्नेट जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होंगे तो वो एक डाइपोल हो जाता है। तो एक मैग्नेटिक नीडल अज्यूम करो, ठीक है ना। ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये मान लो इस प्लेन में फ्री टू रोटेट है, ठीक है। आपने ये मान लिया और आप ये बोल दो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैग्नेटिक मोमेंट इस कंपास नीडल की मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में होगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है, तो वो इस डायरेक्शन में होगी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। तो कोई एंगल बनेगा इस पे थीटा, ठीक है, मान लिया हमने। तो अब बताओ मुझे कि इस मैग्नेटिक नीडल पे टॉर्क कितना लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। देखो हम सब जानते हैं कि कोई मैग्नेटिक नीडल को आप अगर फ्रीली रोटेट करने को छोड़ दो तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। अलाइन कैसे होती है, रोटेट करके ही अलाइन होती है ना। तो मतलब रोटेट हुआ है तो मतलब कोई ना कोई टॉर्क लगा होगा। तो वही सिचुएशन है ये कि एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, एक मैग्नेटिक नीडल है, अब उस पर टॉर्क लगेगा तो वो अलाइन होना चाहिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। होगा क्या, टॉर्क होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि इस मैग्नेटिक नीडल पे जो टॉर्क लगेगा वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओगे। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो यानी टॉर्क होगा इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन टॉर्क का मतलब क्या होता है कि जो नीडल है आपकी वो ऐसे रोटेट करेगी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। आप इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, एम बी साइन थीटा, ठीक है। मगर ये सोचो अगर फ्रिक्शन ना हो, एक आइडियल पिक्चर हो, हमारे जो रियल वर्ल्ड की कंपास नीडल्स होती है उसमें तो फ्रिक्शन होता है, इसलिए वो मैग्नेटिक नीडल्स जो है ना वो एक जगह आके रुक जाती हैं फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन मान लो ये मैग्नेटिक नीडल में फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता, जैसे जैसे ये मैग्नेटिक नीडल है यहाँ पे उस पर एक टॉर्क लगता, वो मूव करते जाती तो उस पर एक टॉर्क लगते रहता जब तक कि वो सीधे सीधे अलाइन ना हो जाती ऐसी, ठीक है। अभी मैं ये डायग्राम मिटा के देखो, अब ये टॉर्क मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा था, जब तक टॉर्क लगता उस पर जब तक मैग्नेटिक नीडल का मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल ना हो जाते, क्योंकि उस टाइम पे साइन थीटा जीरो हो जाता, ठीक है ना। यहां पे टॉर्क जरूर जीरो हो जाता, लेकिन क्या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मैग्नेटिक नीडल की जीरो होती, जवाब है नहीं होती। देखो ना, आप यहां से रोटेट करते आए, इस टाइम तक यहां पे टॉर्क लग रहा था, तो यहां पे आगे एकदम अचानक से कैसे रुक जाएगी मैग्नेटिक नीडल, उस पर एक टॉर्क लगता रहेगा, ठीक है। टॉर्क नहीं लगेगा, उसकी एक वेलोसिटी आ जाएगी और वो वेलोसिटी की वजह से आगे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो कांस्टेंट ही है, जब आपकी मैग्नेटिक नीडल यहां से कुछ एंगुलर वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का जब डायरेक्शन ये हो जाएगा तो उस पे टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा, ठीक है। जब उस पे टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा तो धीरे धीरे आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो स्लो डाउन करने लग जाएगी। एक बार एक पॉइंट आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर वो वापस घूमेगी और ऐसे ही इसका मोशन होता रहेगा,
इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे करके इसका मोशन होता रहेगा, जो कि होता है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना। तो यही हमें डिराइव करना है कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड कितना है, और फिर इस टाइम पीरियड, देखो अब आप एक अगर रियल वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट करोगे और ये आप पाओगे कि एक मैग्नेटिक नीडल जो है वो ऐसे ऑसिलेट कर रही है किसी टाइम पीरियड टी के साथ, तो वो टाइम पीरियड टी तो मेजरेबल होगा, आप उसको स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हो। तो जब आप वो स्टॉप वॉच से मेजर कर लोगे तो आपको आप ये कैलकुलेट कर सकते हो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, प्रोवाइडेड आपको जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पता हो ऑलरेडी। ठीक है, तो यही हमें यहां पे करना है। तो मैं ये दोबारा डायग्राम बना देता हूं। आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, फॉर द टाइम बीइंग आपकी मैग्नेटिक नीडल ऐसे है, तो यानी मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया m, और आपका टॉर्क हो गया m क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड हो गया m b साइन थीटा। ठीक है, ये आपने इक्वेशन लिख ली। अब आप यहां पे अज्यूम करोगे साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एज थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये वाली तो बहुत स्टैंडर्ड अजम्पशन लेते हैं कि थीटा बहुत छोटा है इसलिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो ये वाला आप अजम्पशन ले लो यहां पे। तो आप इसको लिख सकते हो, टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है उसको लिख सकते हो एम बी थीटा। तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे कि हमने ये टाउ इक्वल टू एम बी थीटा कैसे लिखा। अब हमें लिखनी है एक इक्वेशन जिससे कि हमें ये पता चले कि ये जो नीडल है वो एक एसएचएम मोशन कर रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एसएचएम मोशन लिखने के लिए आपको प्रूव करना होता है कि जो कोई बॉडी है उसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है, अगर उसका एसएचएम जो है वो रोटेशनल एसएचएम है, अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि उसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस के टाइम्स थीटा। यहाँ के क्या है, के इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, के इज एनी कांस्टेंट, अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हमने ऐसे प्रूव कर दिया कि कोई बॉडी का मोशन इस इक्वेशन से डिफाइन हो सकता है तो वो बॉडी रोटेशनल एसएचएम कर रही होगी। ठीक है ना, अल्फा को हम ये भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए अब ट्राई करते हैं ऐसा प्रूव करना। यहां ये बात याद रखना कि के इज एनी कांस्टेंट और ये नेगेटिव साइन जरूरी है। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आया है सीधे सीधे मैग्नीट्यूड। आप टॉर्क को रोटेशन के लिए ये भी लिख सकते हो आई टाइम्स अल्फा। यहां आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, आप ये टॉर्क की इक्वेशन होती है फॉर रोटेशनल मोशन, बट एट द सेम टाइम आपको यहां लिखना पड़ेगा एम बी थीटा, ये टॉर्क की वैल्यू है ना। लेकिन यहां एक चीज मिसिंग है, यहां नेगेटिव साइन मिसिंग है। क्यों, हमें नेगेटिव साइन डालना इसलिए पड़ेगा दोस्तों, देखो जब थीटा ये था यानी थीटा इस डायरेक्शन में था तो टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा था, तो जब थीटा इस डायरेक्शन में था तो टॉर्क लग रहा था इस डायरेक्शन में। नीडल इधर जाने की कोशिश कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की वजह से, है ना। और जब नीडल ऐसी थी और थीटा जो था इस डायरेक्शन में था तो टॉर्क हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा था, है ना। तो यानी आप देख सकते हो थीटा और टॉर्क का जो डायरेक्शन था वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट था। ठीक है, क्योंकि वो थीटा और टॉर्क का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट था, इसलिए हमें यहाँ एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा कि ताकि थीटा और टॉर्क का रिलेशन स्टेबल रहे, है ना। तो ये आपने एक इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ पे आप अल्फा को ऐसे लिख दो माइनस एम बी बाय आई थीटा। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, नीडल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगी, नीडल की मैग्नेटिक
मोमेंट नहीं बदलेगी और मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है ना। तो ये कांस्टेंट हो गया, नेगेटिव साइन आ गया और थीटा आ गया। जैसे कि हमने अभी 2 मिनट पहले इक्वेशन में डिस्कस किया था, हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को माइनस के थीटा के फॉर्म्स में लिख दिया है, यानी कि ये जो नीडल है वो एक एसएचएम मोशन कर रही है। अब सवाल उठता है कि टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आई बाय एम बी। ठीक है, अब ये कहां से आया, ये आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ना, उसमें सीधे सीधे डेरिवेशन दी हुई है इस फॉर्मूले की कि अगर कांस्टेंट की वैल्यू ये हो तो आपका टाइम पीरियड ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सवाल उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या करोगे, सीधे सीधे बी को इस तरफ ले जाओगे, बी इज इक्वल टू स्क्वायर कर दोगे उसके बाद। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर आई बाय एम टी स्क्वायर, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको आई मैग्नेटिक नीडल का ऑलरेडी नोन है, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक नीडल की ऑलरेडी पता है, और ये जो टाइम पीरियड टी है वो आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हो। तो इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड का पूरा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब चलते हैं इस टॉपिक के दूसरे पार्ट पे, वो है पोटेंशियल एनर्जी। ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ, है ना। लेकिन रोटेशन के लिए एक और फॉर्मूला होता है, टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है ना, तो हमें यही यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला। वर्क का रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होता है वो मैं पिछले वीडियोस में आपको समझा चुका हूं, चैप्टर 2 के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने एक्सटेंसिवली समझाया है, आप प्लीज उन वीडियोस को जाके देख लेना। ठीक है, तो ठीक है, अब हम टॉर्क लिख सकते हैं एम डी साइन थीटा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा क्या लिखेंगे, टाउ टाइम्स डी थीटा। अब डी थीटा को कर देंगे इंटीग्रेट, है ना, ये रहेगा आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इसको लिखो एम बी साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल, विच इज माइनस एम बी कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट। ठीक है, आप इसको एम बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, माइनस एम डॉट बी, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट प्लस सी। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, मैं आपको समझा चुका हूं चैप्टर 2 के वीडियोस में कि पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफाइन नहीं होती है, इसके लिए आपको एक जीरो सेलेक्ट करना होता है। ठीक है ना, तो इस केस में हम जीरो ऐसा पकड़ेंगे कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ना वो भी जीरो हो जाए। ठीक है ना, तो यहां पे आपको किस डायरेक्शन में जीरो देखना पड़ेगा, अगर आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है और आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, सच दैट आपके मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन 90 हो, तो आपका ये कांस्टेंट आप जीरो अज्यूम कर लोगे और आपका पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी बताओ, वो हो जाएगी माइनस एम डॉट बी, सॉरी माइनस एम मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू कॉस ऑफ 90 विच इज जीरो, यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। ठीक है ना। और दूसरा केस देखते हैं। अब मैं ये मिटा रहा हूं, ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है ताकि आप विजुअलाइज अच्छे से कर लो। ठीक है, ये आपने जीरो खुद से अज्यूम करा है। ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हमें ऐसा करना पड़ता है, एक पॉइंट हमें जीरो सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर आपने ये पॉइंट जीरो पोटेंशियल एनर्जी का सेलेक्ट कर लिया है तो बताओ, अगर आपका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी माइनस एम डॉट बी विच इज इक्वल टू माइनस
m का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ, कितना है कॉस, ये कितना एंगल है, ये 180 डिग्रीज है, कॉस ऑफ 180 डिग्रीज। कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एम बी, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है, और एक दूसरा डायग्राम और बनाना है। अगर आपका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्रीज। यू क्या लिखोगे आप, -m डॉट बी विच इज -m मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्रीज। कॉस ऑफ 0 कितना होता है, 1, यानी आ गया -mb, है ना, यानी माइनस लगा हुआ है mb के आगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक है, पिछले केस में, पिछले वाले में जब थीटा 180 था, यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन है, नेगेटिव छोटा होगा ना प्लस साइन वाले से, तो यहाँ पे जब 0 डिग्री है पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, जब 180 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, और ये आपने अज्यूम किया है 0 पॉइंट, सच दैट वो जो इनडेफिनिट इंटीग्रल था कांस्टेंट का वो भी 0 हो जाए। ठीक है,